हेलो एंड वेलकम टू टेक इन्फो यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने जो है एप्लीकेशन क्रिएट की थी। इस वीडियो में हम देखेंगे डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है जो कि इस वीडियो में आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो हमने प्रीवियस वीडियो में क्रिएट किया था डेमो 1 के नाम से हमारी एप्लीकेशन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि जब भी आप रिएक्ट जेएस की एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे तो उसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन सी फाइल किस लिए इस्तेमाल होती है और कहाँ पर हमको हमारे इमेजेस, ऑडियोज या फिर स्क्रिप्ट्स को सेव करना है। तो उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और यूजफुल लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें। तो चलिए मैं चलता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। तो डेमो 1 के नाम से जो हमने एप्लीकेशन क्रिएट की थी, मैंने विजुअल स्टूडियो कोड में से ओपन किया और यहाँ पर उसको रन भी कर दिया है। जैसे कि आप ब्राउजर पे आउटपुट देख सकते हैं, जब भी कोई एप्लीकेशन आप क्रिएट करेंगे और उसे रन करेंगे तो ये डिफॉल्ट इंटरफेस हमको नजर आएगा। अब चलिए बढ़ते हैं इसके डायरेक्टरी स्ट्रक्चर की तरफ। तो जैसे ही आप देखेंगे तो यहाँ पर हमको मेन दो फोल्डर मिलते हैं, पब्लिक और एसआरसी। सबसे पहले मिलेंगे आपको नोड मॉड्यूल्स। देखिए नोड मॉड्यूल्स क्या है, प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितनी भी डिपेंडेंसीज होती है तो डाउनलोड होने के बाद वो नोड मॉड्यूल्स के फोल्डर के अंदर आ जाती है। जैसे अगर आप मान लीजिए इन फ्यूचर बूटस्ट्रैप या फिर मटेरियल यूआई का इस्तेमाल करेंगे तो वो फाइल्स जो है यहाँ पर इस नोड मॉड्यूल्स के अंदर जो है डाउनलोड हो जाएंगी। अब हम अगर रिएक्ट की बात करें तो जैसे कि बेबल हो गया, जेस्ट हो गया। तो बेबल आपको पता होना चाहिए कि रिएक्ट जेएस जो है बिहाइंड द सीन बेबल पर काम करता है और जेस्ट जो है वो टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए जितनी भी डिपेंडेंसीज लगती है, तो हम जब एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये सारी डिपेंडेंसीज हमारी डाउनलोड हो जाती है नोड मॉड्यूल्स के फोल्डर के अंदर। और इन फ्यूचर जितनी भी हमको डिपेंडेंसीज लगेंगी npm या फिर yarn टूल की मदद से जो भी हम डाउनलोड करेंगे तो इस नोड फोल्डर के अंदर हमको वो मिल जाएंगी। इसके बाद में आता है पब्लिक का फोल्डर। पब्लिक के फोल्डर के अंदर है favicon.ico, जो कि एक आइकन है। यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो ये एक रिएक्ट जेएस का ऑफिशियल आइकन है। अगर मैं इसकी वेबसाइट बताऊं, हमारी जो एप्लीकेशन है तो यहाँ पर जो साइड में आ रहा है ना ऊपर टाइटल में, तो ये फेविकॉन आइकन है। और इसके बाद में हमारे पास आती है index.html। तो देखिए index.html जो फाइल है वो हमारी मेन फाइल है। ये हमारी मेन टेम्पलेट फाइल है जिसके अंदर हमारा व्यू होता है। तो React.js में क्या है, हमको जो है index.html में कुछ भी काम नहीं करना पड़ता। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर आप इसकी बॉडी में आएंगे तो देखिए यहाँ पर बॉडी टैग है और इसके अंदर आप देखेंगे सबसे पहले नो स्क्रिप्ट है। अगर किसी ने जावास्क्रिप्ट डिसेबल करी है ब्राउजर में तो उसके लिए यहाँ पर सिर्फ इतना कंटेंट शो होगा। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर है div और इसके अंदर एक आईडी है रूट, सिर्फ इतना और कुछ भी नहीं। तो हमको क्या करना है, कंपोनेंट का इस्तेमाल करना है हमारा व्यू और लॉजिक क्रिएट करने के लिए। हमको इस index.html की फाइल में कुछ भी नहीं करना। इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास CDN लिंक्स है, जैसे कि मान लीजिए आपको बूटस्ट्रैप या फिर jQuery का CDN लिंक देना है, तभी आप इसके मेटा डेटा के अंदर डाल सकते हैं। यानी कि हेड टैग के अंदर हम जो है इंक्लूड कर सकते हैं उसकी लिंक, या फिर गूगल फॉन्ट्स या फिर फॉन्ट ऑसम अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी CDN लिंक, तो उस लिंक को यहाँ पर आप इसके हेड टैग में इस्तेमाल कर सकते हैं। और स्क्रिप्ट है तो बॉडी के नीचे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रहे हमको मेन index.html की फाइल में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ। और इसके बाद में हमारे पास कुछ लोगों की इमेजेस हैं जो कि रिस्पॉन्सिव है। अगर मैं बताऊं यहाँ पर देखिए ये हमारी ऐप है और मैं इसको रिस्पॉन्सिव बना रहा हूँ तो उसके लिए यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट साइज के अलग अलग लोगोस रखे गए हैं। ये सारी चीजें डिफॉल्ट है लोगो। और इसके बाद में आती है हमारे पास manifest.json की फाइल। अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो यहाँ पर हमको कुछ जेसन ऑब्जेक्ट मिलेंगे। तो ये सब चीजें क्या है, देखिए ये जो है हमारी एप्लीकेशन को मोबाइल व्यू में लाने के लिए इस्तेमाल होती है। अगर आप रिएक्ट नेटिव के बारे में जानते हैं तो रिएक्ट नेटिव में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास manifest.json की फाइल होती है। यानी कि मोबाइल ऐप क्रिएट करने के लिए इस manifest.json का फाइल इस्तेमाल होता है। इसके बाद में हमारे पास आता है src का फोल्डर, जो कि मेन फोल्डर है हमारा सोर्स का। अब इसके अंदर क्या है, हमारे जो है पूरे कंपोनेंट्स और जितनी भी हमारी मीडिया है, यानी कि ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, तो
उन सभी को हम क्या करेंगे, इस सोर्स फाइल के अंदर रखेंगे। तो अगर आपको कुछ भी इसमें रखना है तो आप राइट क्लिक करके फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको इमेजेस रखना है तो आप एसेट्स करके फोल्डर क्रिएट कर लें और उसके अंदर आप जो है इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं। और कंपोनेंट्स के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, अलग से कंपोनेंट्स के लिए फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। ये सिर्फ मैंने अभी डेमो के लिए बताया है, इन फ्यूचर हम इसको और डिटेल में देखेंगे। अब देखेंगे आप यहाँ पे 3 फाइल्स हैं, app.css, app.js, app.test.js। तो ये ऐप जो है हमारा डिफॉल्ट कंपोनेंट है। जब भी हम कोई एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे React.js की, तो हमको इस कंपोनेंट को देखना पड़ेगा। तो जब भी हम React.js की एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे तो हमको ये डिफॉल्ट कंपोनेंट रेडीमेड मिलता है। तो अगर हम इसको ओपन करें जैसे कि app.css, तो इसका नाम से ही हमको समझ रहा है कि ये स्टाइलिंग की फाइल है। इसके बाद में app.js जो है ये हमारी कंपोनेंट फाइल है। तो इसके अंदर कुछ कोड है जो कि हम देखेंगे इसको। अभी फिलहाल हम डायरेक्टरी स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो इसको कट कर देता हूँ। और इसके बाद में app.test.js, तो ये फाइल जो है ये यूज होती है टेस्टिंग के लिए, जो कि हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे टेस्टिंग भी, कैसे हम React.js के एप्लीकेशन की टेस्टिंग कर सकते हैं। और इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो index.css की फाइल है। अब ये जो index.css की फाइल है ये हमारी मेन CSS फाइल है, यानी कि इसमें जो चेंजेस होंगे ये पूरे इंटायर हमारी एप्लीकेशन में चेंजेस करेगा। और अगर आपने यहाँ पर देखा होगा app.css में, तो ये इस कंपोनेंट के हद तक हमने क्रिएट किया है। आप चाहें तो इस कंपोनेंट को यहाँ से भी स्टाइलिंग कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर वे क्या है कि आप उस कंपोनेंट के अंदर ही उस कंपोनेंट से रिलेटेड एक फाइल क्रिएट करें और उतने ही स्कोप में उसको इस्तेमाल करें। यानी कि ये लोकल है तो लोकली इसको इस्तेमाल करें, और ये इंडेक्स जो है ये ग्लोबल है, तो ग्लोबली इसको, अगर आपको ग्लोबली एप्लीकेशन में चेंजेस करना है तभी इस index.css का आप इस्तेमाल करें। इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर है index.js की फाइल, जो कि हमारी मेन रजिस्ट्रेशन फाइल है या फिर आप कहें एंट्री फाइल है। तो यहाँ पर हमको हमारी तमाम फाइलों को इंपोर्ट करना पड़ता है। मान लीजिए यहाँ पर मैं एक कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ, तो उस कंपोनेंट को मुझे यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर आप इंपोर्ट्स देखेंगे तो देखिए ग्लोबल स्टाइल शीट भी यहाँ पर इंपोर्ट है, हमारा ऐप का कंपोनेंट भी यहाँ पर इंपोर्ट है। तो ये सारी चीजें हमको यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ती है। और अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो यहाँ पर हमको मिलेगा एक ऐप स्लैश, यानी कि ऐप का, इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम कंपोनेंट देखेंगे। तो फिलहाल आप देखें index.js की जो फाइल होती है वो हमारी मेन रजिस्ट्रेशन फाइल होती है। इसके बाद में है लोगो svg, ये लोगो वही है जो हम एप्लीकेशन को रन करते हैं, डिफॉल्ट जो आता है ये लोगो वही है। इसके बाद में हमारे पास सर्विस वर्कर.js, तो इसको भी अगर आप ओपन करेंगे तो बहुत सारा कोड इसमें ऑलरेडी लिखा है। अगर आपको प्रोग्रेसिव वेब एप्स पर काम करना है तभी हम जो है सर्विस वर्कर.js की फाइल पर काम करते हैं। इसके बाद में सेटअप टेस्ट.js, तो ये भी क्या है, टेस्टिंग के लिए है। अगर आपको टेस्टिंग करना है तो उसके लिए ये फाइल है। इसके बाद में गिट इग्नोर, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ मिलेगा आपको, जैसे कि गिटहब से रिलेटेड डेटा, टेस्टिंग, प्रोडक्शन, बिल्ड, नोड मॉड्यूल्स। तो ये क्या है, जैसे हम लाइव पर काम करेंगे यानी कि रिमोट सर्वर पर काम करेंगे तब हम इसको देखेंगे। इसके बाद में हमारे पास package.json की फाइल, तो इसमें क्या होता है, हमारे जितने भी हमने लाइब्रेरीज या फिर मॉड्यूल्स को डाउनलोड किया है ना, तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पर स्टोर होती है। रिएक्ट ऐप क्रिएट करते हैं तो कौन सा वर्जन है उसका, फिर ये डॉम का कौन सा वर्जन है, रिएक्ट स्क्रिप्ट का कौन सा वर्जन है, और इन फ्यूचर अगर हम कोई अदर डिपेंडेंसीज को भी डाउनलोड करते हैं जैसे कि बूटस्ट्रैप, तो यहाँ पर वो ऐड होंगी। तो लास्ट में हमारे पास yarn.log की फाइल। अब ये फाइल क्या करती है, yarn से रिलेटेड जितना भी डेटा है यहाँ पे लॉग करती है। तो इसको हमको समझने की कोई जरूरत है नहीं फिलहाल में। अगर कुछ इश्यूज आते हैं yarn से रिलेटेड तो हम इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो मेरे सिस्टम में yarn डाउनलोड है इसलिए yarn.log की फाइल यहाँ पर आ गई। सो यही था इसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कंपोनेंट्स और क्रिएट करेंगे हमारा पहला कंपोनेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।